हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और उसमें अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इट वाज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय एज अ पायनर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है। 1934 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया जो था वो एम एन रॉय ने दिया था। ठीक है, पहली बार। ठीक है, जो बिलोंग करते थे हमारी कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है। इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में इन्होंने भी डिमांड किया कि हमें वही चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, declared the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला 1938 में आईएनसी के बिहाफ पे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारे फ्री इंडिया का, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब प्रॉपर वोटिंग के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बनाई जाएगी। द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड in principle by the British government in which is known as अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो डिमांड जो है इनकी ये एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अगस्त ऑफ 1940 में। इन 1942 सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स अ मेंबर ऑफ कैबिनेट केम टू इंडिया। तो 1942 में क्या होता है, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स जो हैं, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, मेंबर ऑफ कैबिनेट इंडिया आते हैं विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो क्रिप्स मिशन 1942 में है क्या कि स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं 1942 में इंडिया में और बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारा साथ दो और हम तुम्हें फ्रेम करके देंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो बनाया जाएगा। द क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग, बट मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनॉमस स्टेट्स विद सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। जो कि मुस्लिम चाहते थे कि हमें डिवाइड किया जाए, दो अलग अलग मतलब देश बनाए जाएं, एक हमारा पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए दोनों की। फाइनली ये कैबिनेट मिशन वॉज सेंड टू इंडिया। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद एक कैबिनेट मिशन जो है वो भेजा जाता है इंडिया में। ठीक है, और वाइल इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज, और वो रिजेक्ट कर देता है आइडिया ऑफ दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज जिसकी मुस्लिम लीग ने मांग की थी। इट पुट फोर्थ अ स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग। और ऐसी कोई स्कीम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रखता है जिससे मुस्लिम लीग जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। फीचर्स ऑफ स्कीम वर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर टू बी 389 रहेगी। ऑफ दीज 296 सीट्स जो हैं टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया ने जो फिल करनी है 389 में से 296 सीट्स उनको अलॉट कर दी गई। 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स को। और अब आउट ऑफ 296 जो इन्होंने अलॉट की थी ब्रिटिश इंडिया को, ठीक है, 292 सीट्स ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस। 292 सीट्स जो हैं 296 में से उन पे जो है गवर्नर प्रोविंसेस में से उसमें से बंदे लाए जाएंगे। ठीक है, 292 बंदे गवर्नर प्रोविंसेस से और 4 बंदे जो हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ठीक है, हर चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक बंदा लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट गॉट ऑफ स्टेट इन केस ऑफ ईच province and princely state were to be allotted seats in proportion to their respective population. Roughly 1 seat was allotted for every मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन के हिसाब से सबको, प्रोविंसेस को और ब्रिटिश प्रोविंसेस को और प्रोविंशल स्टेट्स को जो है प्रोवाइड की गई थी सीटें। तो मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख पे एक सीट, 10 लाख लोगों पे एक सीट
जो है वो फिल होनी थी, ठीक है। सीट्स allocated to each British province were to be divided among the three principal communities, ठीक है, मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। सीट्स एलोकेटेड अब ब्रिटिश प्रोविंस को जो हुई थी, ठीक है, उनको डिवाइड किया 3 कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है। और यहाँ से चुन के आएंगे ये सारे बंदे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को सीट अलॉट की हुई थी 292, ठीक है। 4 उसमें से चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी, टोटल थी 296, ठीक है। The representative of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote, ठीक है। तो जो कम्युनिटीज़ थी उसमें वोटिंग कैसे होगी कि जिस कम्युनिटी का बंदा है उसको उसी कम्युनिटी के बंदे जो हैं वो वोट करके लाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो proportional representative by means of single transferable vote, proportional representation by means of single transferable vote, इससे हमारे प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। The representative of the princely state were to be nominated by the head of princely state, ठीक है। representative of princely state जो हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा, प्रिंसली स्टेट के हेड ही उनको नॉमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अब वहाँ पे भी हम जाके बोलें कि तुम ऐसे करो वैसे करो, जो उनको प्रिंसली स्टेट जिस हिसाब से हैं उनको उसी हिसाब से चलने देंगे। इट इज़ दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। अब ये क्लियर हो गया था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने वाली है वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बनने वाली है, क्योंकि पार्टली इलेक्टेड कैसे कि जो इलेक्शन होगा उससे आधी बन रही है ब्रिटिश प्रोविंसेस में, और नॉमिनेटेड कैसे है कि मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो तो नॉमिनेट करके भेज रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन हो ही नहीं रही है, जो वहाँ का राजा है वो भेज रहा है बंदे, ठीक है। मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ provincial assembly who themselves were elected on limited franchise। उसके बाद द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। इलेक्शन हुई हमारी जुलाई अगस्त 1946 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट्स मिली उनको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स, एंड द स्मॉल ग्रुप्स जो हैं इंडिपेंडेंट उनको मिली 15 सीट्स, ठीक है। और 93 सीट्स जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स को अलॉटेड थी, वो एलोकेटेड थी, वो नहीं, उनमें वो उन्होंने फिल ही नहीं की, ठीक है, टू स्टे, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहना चाहते थे। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, की मतलब कि अपने अपने वोट के हिसाब से तो नहीं बनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द असेंबली कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट इस असेंबली में सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST, इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल सेक्शन, वुमेन भी सब सेक्शंस की। और द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। असेंबली में सारी मतलब पर्सनैलिटीज़ थी, बट महात्मा गांधी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। So composition of Constituent Assembly. The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946। Constituent Assembly में अपनी पहली मीटिंग की December 9, 1946 को, ठीक है। और द मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया, एंड इंसिस्टेड ऑन सेपरेटिंग स्टेट ऑफ इंडिया, और अभी भी यही बोल रहे थे कि सेपरेट करो पाकिस्तान को, ठीक है। द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स, बट मीटिंग जितने इलेक्ट हुए थे मेंबर उनमें से सिर्फ 211 मेंबर्स ने अटेंड की, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको इलेक्ट किया गया पर टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली ऑन द फ्रेंच प्रैक्टिस के बेसिस पे। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज elected as president of assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as vice president of assembly.
इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैज़ 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। तो फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे वो असेंबली के ऐसे परमानेंट मेंबर बने थे और प्रेसिडेंट बने, और एच.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी वो बने वाइस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था वो जो बाद में बन गया था हमारा प्रियम्बल। ठीक है, On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of constitutional structure. तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे इन्होंने हमारे आने वाले देश के लिए। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लिया हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, उसका पहला पॉइंट क्या था? This Constituent Assembly declare its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and draw up for her future governance a constitution। ठीक है, जो इंडिया है, ठीक है, अब इसमें किसी भी जो है हमारा फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, फॉरेन इंटरफेरेंस किसी टाइप का नहीं होगा। ठीक है, और इसका एक जो हेड है वो इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वेयर इन द टेरिटरीज that now comprise British India, the territories that now form the Indian state, and such other parts of India as are outside India, and the state as well as other territories as are willing to be constituted in the independent sovereign India shall be union of them all। ठीक है, अभी जो टेरिटरीज जो हमारे ब्रिटिश इंडिया में हैं, आगे जो टेरिटरीज मतलब इंडिया में हैं, जो आगे टेरिटरीज इंडिया में जुड़ेंगी, इंडियन स्टेट का पार्ट बनेंगी, ऐसी कोई टेरिटरीज जो इंडिया आउटसाइड कंट्री से लेता है। ठीक है, इन सबको इन सब से ही यूनियन ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट है वेयर इन द सेड टेरिटरी, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट पर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, वेयर इन द सेड टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच other as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to law of Constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary power and exercise all power and functions of government and administration save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि अभी जितनी भी हमारे पास टेरिटरी है, ठीक है, और उस टेरिटरी का जितना भी हमारे पास बाउंड्री है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट के हिसाब से जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, वो रीऑर्गेनाइज होगी, उसके बाद जो स्टेट्स बनेंगी इंडिया में वो ऑटोनॉमस होंगी। ठीक है, ये इसमें बोला गया। उसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ, वेयर इन all powers and authority of sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from people and नेक्स्ट है फिर। ठीक है, अब जितनी भी स्टेट्स की पावर होगी इंडिया की, ठीक है, वो सारी डिराइव की जाएगी वहाँ के लोगों से। ठीक है, अगला पॉइंट है वेयर इन शैल बी गारंटेड एंड secured to all the people of India justice, social, economic and political equality of status of opportunity। अब इंडिया के लोगों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हर वे में दिया जाएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, vocation, association and action subject to law and public morality। ठीक है, wherein adequate safeguard shall be provided for minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes। अब सेफगार्ड भी है जो प्रोवाइड किया जाएगा और उनकी भी मांगे जो हैं वो पूरी की जाएंगी, जो कि ट्राइबल और डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको भी
आगे लाया जाएगा, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भी फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर बाय शैल बी मेंटेन्ड द इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरेन राइट ऑन सी एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है। तो सब पर जो है वो हमारा राज होगा। अब वो फिर एयर हो या हमारी लैंड हो या जो भी है, सब पर हमारा राज होगा और हमारे तरीके से रन करेगी। द एंशियंट लैंड अटेन इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो हमारी लैंड जो है वो अपना विलिंग कंट्रीब्यूशन देगी फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, और हमारी लैंड जो है या फिर हमारा इंडिया जो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे वर्ल्ड की पीस में और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड में भी हमारे लैंड का या हमारे इंडिया का पूरा वो कंट्रीब्यूशन होगा। द रेजोल्यूशन वाज unanimously adopted by Assembly on January 1947। रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया असेंबली में जनवरी 22 और 1947 में, और ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 13 1946 में, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। इट मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन की शेपिंग में बहुत मदद की है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, और प्रियम्बल जो है इसी का एक वर्जन है।